इस चार्ट पर कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो सभी ट्रेडर्स इग्नोर करते रहते हैं और आज मैं आपको इस वीडियो में इन्हीं चीजों के बारे में बताने वाला हूँ। ये वही एक कंट्रोवर्शियल वीडियो होने वाली है जैसे मैं कभी कभी बनाता हूँ, पर आप इसीलिए इस चैनल पर हैं क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस देता हूँ। मैं लोगों के साथ अग्री करने नहीं आता यहाँ पर। आपको मैं बिल्कुल अपनी अनफिल्टर्ड एनालिसिस अनफिल्टर्ड थॉट्स ही देता हूँ, तो इस वीडियो को देखते रहिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। अब यहाँ पर हमने देखा कि बिटकॉइन का प्राइस 24 के ऊपर ब्रेकआउट करके गया, 25 से रिजेक्ट हो गया, फिर से 24 के नीचे आ चुका है और अब हो सकता है कि बिटकॉइन का प्राइस नीचे गिरे, थोड़ा और नीचे जाए, वहां से सपोर्ट कलेक्ट करके थोड़ी लिक्विडिटी कलेक्ट करके वापस ऊपर जाने की कोशिश करे। और आज की वीडियो में इसी बारे में मैं बात करने वाला हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पर कुछ भी खराब हो रहा है बिटकॉइन के चार्ट पर। यहाँ पर इतना डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप मेरे वीडियोस कुछ दिनों से देखते आ रहे हैं तो आपको बताइए ये पूरी रेंज में जब से बिटकॉइन यहाँ फंसा हुआ है और यहाँ से ऊपर नहीं ब्रेकआउट कर पा रहा, मैं इस पूरी रेंज में डरा हुआ नहीं था। मुझे अब भी मैं काम ही हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये बिटकॉइन के लिए पर्टिकुलरली कोई खराब चीज हो गई है। अब यहाँ पर मैं चार्ट अपना चेंज करना चाहता हूँ ताकि ये सारी जो ड्राइंग्स है फालतू की ये मैं हटा दूं, तो बिल्कुल एक क्लीन चार्ट पर आपको ले जाना चाहता हूँ मैं यहाँ पर, जहाँ पर मैंने कोई भी ड्राइंग्स नहीं बनाई। ये वाले जो मेरा चैनल है ये भी मैं हटा देना चाहता हूँ। मैं आपको क्लियरली बस दिखाना चाहता हूँ कि जैसे ये 4 घंटे वाला जो चार्ट है, अगर आप सारी लाइनें हटा कर देखें तो ये 4 घंटे वाला जो इचिमोकू क्लाउड है हमें काफी बढ़िया सपोर्ट दे रहा है। यहाँ से अभी हमें बाउंस देखने मिला था और अभी फिर से प्राइस उसी इचिमोकू क्लाउड की तरफ अप्रोच कर रहा है एक और सपोर्ट बाउंस के लिए। यहाँ पर हमारा 4 घंटे वाला और एक दिन वाला जो ईएमए रिबन है ये भी हमें सपोर्ट दे रहा है इस समय। तो लोगों का जो मोमेंटम है वो बहुत ही जल्दी बुलिश साइड पर फ्लिप भी हो रहा है। अगर आप फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखेंगे तो फिर ये कल अपडेट हो गया था और इसकी रीडिंग अब 42 की हो गई, पर इसके बाद ये डंप हो गया था, तो अब शायद वापस से अपडेट होकर रेटिंग थोड़ी नीचे गिर जाए। पर अभी 42 की रेटिंग है, कल से एक ज्यादा है और ये बढ़ता जा रहा है और अपने न्यूट्रल टेरिटरी के काफी करीब पहुंचता जा रहा है। अब एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि आपको ये बहुत ही ऑब्जेक्टिव, बहुत ही मैक्रो लेंस से जूम आउट करके देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हर एक छोटी छोटी पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों को जूम इन करके देखते रहेंगे तो आप बायस्ड हो जाएंगे और आप मार्केट में पैसे खोएंगे। इसलिए आपको थोड़ा ऑब्जेक्टिव होकर थोड़े बड़े लेंस से ये चीज देखनी पड़ेगी कि मार्केट में क्या क्या चल रहा है, और तभी आप एक रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर और एनालिस्ट माने जाएंगे। यहाँ पर इस मार्केट साइकिल के अंदर बिटकॉइन ने बहुत सारे हमें डेविएशंस दिखाए हैं। ये काफी समय से हम देख रहे हैं कि प्राइस एक लेवल के ऊपर निकलता है, फेक आउट करके नीचे आ जाता है। अब ये लेवल से आप बहुत ही फेमिलियर होंगे, जो 24.7 वाला जो मैंने लेवल यहाँ बनाया है, जहां से मार्केट बार बार ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रही थी, पर हमें अभी फिर से एक लेटेस्ट डेविएशन मिला है और प्राइस वापस नीचे गिर चुका है। अब ये जो रेंज मैं आपके लिए आउटलाइन कर रहा हूँ 22 और 24 हजार के बीच में, ऐसे ही इन्हीं दोनों लाइंस को अगर आप ट्रेस बैक करेंगे 2020 तक, तो ये बिल्कुल वही रेंज है जहां पर बिटकॉइन जब पहली बार $20,000 के ऊपर ब्रेकआउट करके निकला था। इसी रेंज के अंदर बिटकॉइन का प्राइस एक हफ्ते के लिए कंसोलिडेट कर रहा था। और यहाँ पर देखिए जूम इन करके आप 1 घंटे वाले चार्ट पर देख सकते हैं, एग्जैक्टली यही दो लेवल्स थे जहां पर बिटकॉइन इन दोनों लेवल्स के बीच में पिंग पोंग कर रहा था, यही ट्रेड कर रहा था। और ये बहुत ही ज्यादा पोएटिक है मेरे हिसाब से कि फिर से बिटकॉइन का प्राइस जब यहाँ पर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो इसी रेंज के अंदर अटका हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास ये रेंज तो है, पर प्राइस बार बार ऊपर नीचे कर रहा है, बार बार डेविएट हो रहा है, हमें फेकआउट्स देखने मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 4-5 बार हमें फेकआउट्स देखने मिले, पर ओवरऑल प्राइस इसी रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। ये देखिए पहले प्राइस एक बार ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे की तरफ इसने ब्रेकआउट किया, फिर ऊपर आ गया, और अब लेटेस्ट इसने फिर से ऊपर की तरफ वो पंच इन करने की कोशिश की थी, पर फिर से अब नीचे आ चुका है। तो ये एज अ ट्रेडर बहुत ही अनोइंग रहता है, क्योंकि ये बार बार आपकी साइकोलॉजी को इफेक्ट करता है, क्योंकि आपको लगता है कि ब्रेकआउट हो गया है पर फिर प्राइस नीचे गिर जाता है, तो फिर ये आपकी ट्रेडिंग को काफी अफेक्ट कर सकती है ऐसी चीजें। और वैसे ट्विटर पर मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया ट्रेडर पता है, जिनका नाम अगर आप यहाँ मैं आपके सर्च बार में यहाँ पर डालो, अगर आप ट्विटर के सर्च बार में ये नाम डालेंगे Trader1SZ, तो फिर आपको उनका अकाउंट मिल जाएगा। ये एक काफी बढ़िया एनालिस्ट और ट्रेडर है जिनको मैं भी काफी समय से देखते आ रहा हूँ, ट्विटर पर ही इनके एनालिसिस में देखते रहता हूँ, और ये काफी बढ़िया एनालिस्ट है स्पेस के अंदर। और मेरी तरह, और मैं वैसे भी आपको बताइए मैं स्टूडेंट ऑफ द मार्केट हूँ, मैं हमेशा मार्केट का स्टूडेंट ही रहूंगा। जिस दिन मैं मार्केट का स्टूडेंट नहीं रहता उस दिन आप मुझे अनफॉलो कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप मार्केट के स्टूडेंट नहीं रहते, कितने भी साल का एक्सपीरियंस हो, आप हमेशा मार्केट से सीखने ही मिलेगा आपको कुछ ना कुछ। इसलिए आपको हमेशा स्टूडेंट रहना पड़ेगा। आपकी ईगो इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि आपको लगे आपको सब कुछ पता है। अब अगर आपको इनका अकाउंट ढूंढना है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं Trader1SZ, और ये देखिए आपको इनका ट्विटर अकाउंट मिल जाएगा, ट्विटर हैंडल मिल जाएगा। और ये बहुत ही बढ़िया एनालिस्ट है मेरे हिसाब से, और इन्हें भी डेविएशंस के बारे में बात करना बहुत ही पसंद है। और ये देखिए यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देखिए ये चार्ट जो है यहाँ पर ये इन्हीं डेविएशंस की बात कर रहे थे बिटकॉइन के चार्ट पर।
यहाँ पर इस रेंज के अंदर जब तक बिटकॉइन का प्राइस अच्छी तरह से प्रॉपरली ब्रेकआउट नहीं कर देता तब तक हम इसी रेंज के अंदर ओवरऑल ट्रेड करते रहेंगे। यहाँ पर इसे आप ये जो मूव्स हमें ऊपर नीचे की तरफ देखने मिलते हैं इन्हें आप लिक्विडिटी ग्राफ्स भी बोल सकते हैं, जहाँ पे अगर बहुत लोगों की शॉर्ट पोजीशन ओपन थी तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर पंच इन कर दिया प्राइस, ताकि ये सभी शॉर्ट पोजीशन जो है ये बंद हो जाए, क्लोज हो जाए, स्टॉप लॉस हिट हो जाए, लिक्विडेट हो जाए, और फिर प्राइस नीचे गिर जाए। और लॉन्ग साइड पर भी यही होता है, जब ज्यादा लोग लॉन्ग जा रहे हैं प्राइस थोड़ा सा नीचे पंचन कर दे ताकि जो लॉन्ग पोजीशन है वो क्लोज आउट हो जाए। और यही चीज चल रही है मार्केट में। हो सकता है लिक्विडिटी ग्राफ में, हो सकता है किसी और रीजन की वजह से हो, मार्केट मैनिपुलेशन की वजह से हो, पर यहाँ पर प्राइस ओवरऑल इसी रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। मैं यहाँ पर एक्सट्रीम मार्केट मैनिपुलेशन की बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सच में अटेम्प्ट्स थे लोगों के प्राइस को ऊपर ब्रेकआउट करवाने के, पर इतना दम नहीं था मार्केट के अंदर। तो जब भी मुझे लगता है कि दम आ जाएगा बुल्स के अंदर या बेयर्स के अंदर, जो एक साइड पर प्राइस को पुश कर पाए, तब मुझे लगता है हमें ब्रेकआउट मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ये एक्सट्रीम मार्केट मैनिपुलेशन है इस समय। और यहाँ पे मुझे लगता है कि मार्केट एक इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि यहाँ पर ना बुल्स के पास इतना दम है ना बेयर्स के पास है। उस वजह से डिमांड और सप्लाई ऑलमोस्ट एक बराबर होने की वजह से ही प्राइस इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। और मैंने आपको पहले भी बोला था, इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर डरने की कोई बात है। बिटकॉइन एक हेल्दी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, जहां पर ये 2 साल पहले भी ट्रेड कर रहा था, और ये दोनों लाइन्स हमें पता है, हमसे फेमिलियर है। और अगर मार्केट में इतनी बुलिश एनर्जी है तो फिर बुल्स जीत जाएंगे और बाद में हमें ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। तो फिर यहाँ पर इतनी ज्यादा घबराने की कोई बात नहीं है, जब तक बिटकॉइन इस नीचे वाले लेवल के नीचे सिग्निफिकेंटली ब्रेकआउट नहीं करके देता। अभी बिटकॉइन का प्राइस 54 दिनों बाद इस ट्रेंड के अंदर 35% से ऊपर हो चुका है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही हेल्दी स्लो हमें मूवमेंट देखने मिल रही है। इतना तेज नहीं है कि एक दिन में प्राइस 20% से ऊपर चला गया, नहीं, बहुत ही धीरे धीरे स्टेप्स लेते हुए स्लोली मार्केट ऊपर गई है। 54 डेज में अभी 35% ऊपर है अपने लो से, तो फिर मेरे हिसाब से बहुत ही हेल्दी प्राइस एक्शन है। हो सकता है मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे गिर जाए, मैं इस बारे में भी बात करने वाला हूँ, वो आगे आएगा इस वीडियो में। पर अभी के लिए इस प्राइस एक्शन को देख के इस रेंज के अंदर मुझे नहीं लगता यहाँ ज्यादा घबराने की कोई बात है। यहाँ पर अगर आप इस चार्ट को देखें तो इस रेंज के नीचे वाले हिस्से पर 22,800 के आसपास अगर बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से वहां तक गिरता है, और यहाँ पर कुछ लिक्विडिटी ग्रैब करके थोड़ी थोड़ी वॉल्यूम ग्रैब करके अगर ये चीज बिटकॉइन को ऊपर पुश करने में मदद करता है, तो मैं इससे कोई घबराने वाली बात नहीं। मुझे लगता है कि इतना अगर बिटकॉइन नीचे गिरे तो ये एक हेल्दी चीज है, क्योंकि यहाँ से हमें एक बाउंस मिल सकता है। अब अगर बिटकॉइन इससे भी ज्यादा लोअर लोस पंच करने लग जाए, अगर अपने और इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज को तोड़ के नीचे गिरने लग जाए, तब घबराने की बात होगी। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि मार्केट बहुत समय से 7वीं या 8वीं हमारी हायर लो सेट होती जा रही है। अभी वाली चीज को भी हम हायर लो नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्स नहीं हुई। पर अगर मार्केट अब अपने इस पिछले वाले लो को तोड़ देगी, जो नीचे वाली रेड लाइन है 22,600 700 के आसपास, अगर उस लो को मार्केट तोड़ देती है, अगर बिटकॉइन उसके नीचे गिर जाता है, तो ये बहुत ही खराब होगा। और आप ये कह सकते हैं डेफिनेटली कि हमारा जो शॉर्ट या मिड टर्म का अप ट्रेंड था वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा, और वो काफी खराब होगा मार्केट के अंदर। पर जब तक मार्केट यहाँ पर हायर लोस का पैटर्न सेट करती जा रही है, तब तक मेरे हिसाब से हम इस ट्रेंड के अंदर रहेंगे। और यहाँ पर सिर्फ हायर लोस की बात नहीं है, यहाँ हायर हाइज की भी बात है। मार्केट काफी समय से हायर हाइज भी सेट करते आ रही है। हालांकि ये जो हाइज हैं ये इतने ज्यादा पिछले हाई से इतने ज्यादा ऊपर नहीं होते, थोड़े थोड़े हायर हाइज देखने मिले, इस बारे में भी मैं बाद में बात करने वाला हूँ। पर अगर ये ट्रेंड भी रिवर्स हो जाता है, जैसे हम लोअर हाइज की बात कर रहे थे, अब ये अगर मतलब मान लीजिए लोअर हाइज होने लग जाए मार्केट में, और लोअर लोज के साथ साथ अगर हायर लो वाला पैटर्न भी हमने तोड़ दिया, उसके साथ साथ हम लोअर हाइज भी सेट करने लग जाए, तो फिर आप बोल सकते हैं कि ये ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, और लोअर हाइज बनाते हुए मार्केट एक अप ट्रेंड से शॉर्ट टर्म में एक डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर ये हायर हाइज को आउटलाइन करने के लिए, यहाँ पर इन्हें फोर फ्रंट पे लाने के लिए, मैं एक अप ट्रेंड की जो लाइन है ये यहाँ पर इस इन हाइज के ऊपर सेट करना चाहता हूँ। इसके नीचे आप ये एक और राइजिंग ट्रेंड लाइन बना सकते हो, और ये एक तरह से पैटर्न बन जाता है हमारा एक राइजिंग वेज जैसा पैटर्न, जो वैसे बहुत ही ज्यादा बेरिश पैटर्न होता है किसी भी मार्केट के अंदर। आप इस राइजिंग वेज के पैटर्न को किसी भी तरह से बना सकते हैं। ऊपर वाली लाइन को आप काफी अलग अलग तरीकों से खींच सकते हैं, बट ओवरऑल बात यही आ जाती है कि ये एक राइजिंग वेज पैटर्न है। यहाँ पर बहुत ही सिग्निफिकेंट बात यह है कि यह एक डाउन ट्रेंड के बाद, आप देख सकते हो हमारे डाउन ट्रेंड की एक लेग थी, उसके बाद यहाँ पर प्राइस स्लोली ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, जो एक टिपिकल कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। अगर आप देखें कि हमारा जो पिछला वाला डाउन ट्रेंड था वो कितनी तेज हुआ था, तो 12 दिनों के अंदर प्राइस 43% से नीचे गिरा था, और अभी हमारे इस साइडवेज पैटर्न के अंदर 55 दिनों से अभी प्राइस 37% 36% ऊपर है। तो फिर ये एक काफी स्लो पैटर्न है और टिपिकल कंटिन्यूएशन पैटर्न लग रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि मार्केट नीचे बहुत तेजी से मूव कर रही थी, पर ऊपर इसे जाने में बहुत समय लग रहा है, क्योंकि 37% से ऊपर गई मार्केट और 43% से नीचे गिरी थी 12 दिनों में, और उससे 5 गुना ज्यादा समय लगा के भी मार्केट अभी उतनी परसेंटेज रिकवरी नहीं कर पाई है। तो फिर ये एक टिपिकल बेरिश कैरेक्टरिस्टिक होती है एक डाउन ट्रेंड के अंदर, की मार्केट तेजी से नीचे जा रही है, पर उल्टा जाते हुए ऊपर जाते हुए या साइडवेज जाते हुए मार्केट बहुत ज्यादा समय लगा रही है।
आप देख ही सकते हैं, मैं आपके लिए ये चीजें बना रहा हूँ चार्ट पर कि ये कितना ज्यादा कॉमन पैटर्न है इस चार्ट पर। आप देखिए पिछले 2 बार से यही देखने मिल रहा है हमें, डाउन ट्रेंड के अंदर प्राइस ऊपर जाता है थोड़ी देर के लिए, धीरे धीरे कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाता है, नीचे गिरता है, कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाता है, नीचे गिरता है, और अब फिर से हम इसी तरीके के कंटिन्यूएशन पैटर्न में है, ऐसा ही लग रहा है मुझे लॉन्ग टर्म ट्रेंड को देखते हुए। और यही अगर मार्केट इसका उल्टा बनाती है, अगर ये फॉलिंग वेज बनते हैं, तो वो मार्केट के लिए बहुत ही बुलिश होता है। और आप देख सकते हैं इस मार्केट साइकिल के अंदर ये फॉलिंग वेजेस और राइजिंग वेजेस मार्केट के लिए कितने ज्यादा फायदेमंद रहे, मतलब कितने ज्यादा एक्यूरेट रहे हैं। ये फॉलिंग वेजेस, राइजिंग वेजेस यूजुअली इस मार्केट साइकिल के अंदर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अब इस तरह के पैटर्न्स आपको बहुत सारे शेप्स और साइजेस में देखने मिल सकते हैं। ये एक पैटर्न है जो आप देख सकते हैं क्लियरली, पिछली 2 बार मार्केट ने सक्सेसफुली इसमें से हमें ब्रेकआउट दिया है, तो फिर ये बिटकॉइन के लिए अच्छी बात नहीं है। अब हमारा पिछला पैटर्न 83 डेज का था, 3 महीने का, उससे अगला वाला सिर्फ 1 महीने का था, और ये वाला उसके बीच में 2 महीने का पैटर्न है। और अब अगर हम कोशिश करें इसे प्रेडिक्ट करने की कि बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से कितना नीचे गिर सकता है, तो यही हम इसकी जो डाउन ट्रेंड की लाइन है इसे एक्सट्रापोलेट करके हम इस पैटर्न के नीचे लगा देंगे। तो ये बिटकॉइन के लिए हमें प्राइस टारगेट दे देता है $9,000 का। मुझे लगता है ऐसा तो नहीं होने वाला, ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम टारगेट्स, और इस बारे में इसलिए मैं बात नहीं करना चाहता, बहुत दूर की बात है और मुझे नहीं लगता ऐसा कभी होने वाला है। और वैसे भी ये चीजें लॉन्ग टर्म जो ट्रेड करते हैं उन लोगों के लिए बात करने के लिए, अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेड करते हैं तो आप इस चैनल को शायद देख भी नहीं रहे होंगे। मैं सिर्फ शॉर्ट टर्म एनालिसिस करता हूँ, यहाँ पर मैं ज्यादा एक्टिवली ट्रेड करता हूँ, इस वजह से मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है शॉर्ट टर्म टारगेट्स में, और लॉन्ग टर्म में मैं उतना ज्यादा नहीं एनालाइज करता हूँ, क्योंकि वो बात की बात है, मैं शॉर्ट टर्म में ही ट्रेड करते हुए पैसे कमा लेता हूँ, तो लॉन्ग टर्म के बारे में इतनी एनालिसिस नहीं करता। अब मैं एक डे ट्रेडर भी नहीं हूँ इतना ज्यादा, मुझे नहीं लगता बिटकॉइन में, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में डे ट्रेडिंग जो करते हो तो पागल ही होते हैं अलग लेवल के, पर मैं इतना नहीं हूँ, मैं एक्टिवली ट्रेड करता हूँ पर डे ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, और इसलिए मुझे शॉर्ट टर्म टारगेट्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, ताकि मैं जो लो लिक्विडिटी जोन्स है जहां पर प्राइस तेजी से मूव कर सकता है, ये रेंजेस प्रेडिक्ट करके मैं ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ, चाहे मार्केट ऊपर जा रही हो चाहे नीचे जा रही हो, मैं हमेशा मार्केट में पैसे कमा सकता हूँ। तो मैं यही बात कर रहा था कि इस राइजिंग वेस्ट पैटर्न के अंदर जो हाईज हम सेट कर रहे हैं वो अपने पिछले हाई से ज्यादा ऊपर नहीं है, तो फिर ये हमें ये भी दिखाता है कि मार्केट में मोमेंटम और स्ट्रेंथ हर एक हाई पंच करते हुए थोड़ी सी कम होती जाती है। और यही चीज मैं आपको आरएसआई पर दिखा सकता हूँ। आरएसआई इंडिकेटर का मैं ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता, मुझे इतना पसंद नहीं है इंडिकेटर, पर यहाँ पर मुझे लगता है ये हमारे काम आ सकता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक लाइन बनाकर दिखाना चाहता हूँ जो हमारे हाइज के साथ साथ लाइन अप होती है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा जूम इन करके 1 घंटे वाले चार्ट पर जाना चाहता हूँ, नहीं 4 घंटे वाले चार्ट पर जाना चाहता हूँ, जहाँ पर हमारा जो करंट ट्रेंड चल रहा है, जो अभी हमने थोड़ी थोड़ी हाई सेट की है, हायर हाई सेट की है बहुत ही छोटे मार्जिन से। यहाँ पर अगर मैं ये लाइन बनाऊं और यही मैं एक लाइन अगर आरएसआई पर खींचूं, तो आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें डेविएशन देखने मिल रही है, जहां पर हमारी हाइज हायर होती जा रही है पर हमारे आरएसआई पे जो हाइज है वो लो होती जा रही है, और ये हमें दिखाता है कि मार्केट में से जो स्ट्रेंथ है, जो मोमेंटम है, वो धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे अभी तो शॉर्ट टर्म में कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर क्लियरली थोड़ी सी हमें आरएसआई में बेरिश डाइवर्जेंस देखने मिल रही है। अब मैं डाइवर्जेंसेस को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेता हूँ, मुझे लगता है ये डाइवर्जेंसेस बहुत ही ज्यादा अनरिलायबल हो सकती है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लोग इन्हें यूज करते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सिंपल लगती है समझने के लिए, और अगर सभी लोग एक चीज को समझ जाते हैं, सभी लोग एक ही तरह से एनालाइज करने लग जाते हैं, फिर सब लोग पैसे क्यों नहीं कमा पाते। इस वजह से मुझे ये थोड़ी अनरिलायबल लगती है, पर यहाँ पर मैं ऐसे अपनी एनालिसिस को मदद करने में, मतलब इसकी हेल्प ले सकता हूँ, जैसे मेरी एनालिसिस को ये थोड़ा और हेल्प कर देती है, मुझे थोड़े और वैलिडेशन दे देती है मेरी एनालिसिस को। ये मुझे थोड़ी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दे देती है मार्केट के ऊपर। जैसे अगर मेरी एनालिसिस ऑलरेडी एक चीज की तरफ बायस्ड है, तो फिर ये चीज उसे अगर सपोर्ट कर रही होती है, तो मेरी एनालिसिस थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो जब मार्केट में मुझे सिर्फ प्राइस एक्शन को देखकर ये दिख रहा है कि मार्केट सब्सटैंशियली ज्यादा बड़े हायर हाइज नहीं सेट कर रही, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा कंसर्निंग चीज हो रही है, क्योंकि अगर आप अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाएं, तो फिर वहां पर भी मार्केट हायर हाई सेट कर रही थी, पर ज्यादा बड़े सब्सटैंशियल हायर हाइज नहीं सेट कर रही थी। और उस समय अगर आप यहाँ पर इसी तरीके की लाइन खींचे जहाँ प्राइस ऊपर जा रहा है पर आरएसआई क्लियरली, बहुत ही क्लियरली नीचे जा रहा है, और यहाँ पर एक बेरिश डाइवर्जेंस थी, तो ये मेरी एनालिसिस को ही सपोर्ट कर रही थी आरएसआई, मैं आरएसआई की बेसिस पर एनालिसिस नहीं कर रहा था। ये फर्क है मेरी एनालिसिस में, और जब ज्यादा लोग डाइवर्जेंस यूज करते हैं तो वो किस तरीके से इसे यूज करते हैं। अगर आप लोगों को आरएसआई का फुल फॉर्म नहीं पता, तो वो होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये हमें मार्केट की रिलेटिव स्ट्रेंथ बताता है, मतलब मार्केट में मोमेंटम कहाँ है, स्ट्रेंथ। ये इसका ये मतलब नहीं है कि आप टॉप पर बेच दो और बॉटम पर खरीदो, इस तरीके से आप आरएसआई का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आरएसआई आपकी एनालिसिस को सप्लीमेंट करने में मदद कर सकता है, जहां पर ये आपको बताता है कि हाँ, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में मोमेंटम कम हो रहा है, और अगर आप आरएसआई को देखकर वहां पर भी आपको डाइवर्जेंस देखने मिल रही है, तो आप कह सकते हैं कि ठीक है, आपके एनालिसिस के साथ आरएसआई लाइन अप कर रहा है और मार्केट से स्ट्रेंथ सही में कम होती जा रही है।
ऐसे और भी काफी सारे इंसिडेंट्स हैं इस मार्केट में कि जहां पर हमें ये देखने मिला है, जहाँ स्ट्रेंथ कम हो रही है पर प्राइस हायर हाइस पंच कर रही है, पर मोमेंटम भी कम हो रहा है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो ये चीज आइडेंटिफाई ऐसे भी की जा सकती है, सिर्फ आप अगर बिना कोई इंडिकेटर यूज करें तो। यहाँ पर देखिए प्राइस तेजी से ऊपर जा रहा था, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर जाने लगा, जो उसका स्लोप था वो रिड्यूस हो गया, और उस वजह से आप क्लियरली देख सकते हैं जो मार्केट में स्ट्रेंथ थी, जो बुलिश स्ट्रेंथ थी मार्केट में, वो कम हो गई। और उसके बाद आपने देखा तीन हायर हाइस पंच किए, बहुत ही छोटे छोटे हायर हाइस में इंक्रीज था, और उसके बाद प्राइस नीचे गिर गया। तो मैं अपनी एनालिसिस इसी तरीके से करता हूँ, जहां मेरी एनालिसिस पहले से हो चुकी होती है, मैं बस इन इंडिकेटर्स को सप्लीमेंट करने में यूज करता हूँ, और इनके बेसिस पर एनालिसिस नहीं करता। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया हो, और अब अगर आप अपने करंट प्राइस एक्शन को आप देखेंगे तो आपको ये अब क्लियरली दिख रहा होगा कि मैं पहले क्या बात कर रहा था। क्लियरली आप देख सकते हैं मार्केट मोमेंटम खो रही है, और ये चीज इस मार्केट के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि ये एक डाउन ट्रेंड में एक बहुत ही सिंपल सा कंटिन्यूएशन पैटर्न हो सकता है, जिसके बाद प्राइस और ज्यादा नीचे गिरने लग जाए। अब यहाँ पर मैं लॉन्ग एंड शॉर्ट रेशियो को भी एक और बार देख लेना चाहता हूँ। क्लियर यहाँ पर बाइनेंस में तो हमें 53% लॉन्ग देखने मिल रहे हैं, पर बायबिट और एफटीएक्स पर हमें ज्यादा शॉर्ट्स देखने मिल रहे हैं, एफटीएक्स पर तो और भी ज्यादा। तो क्लियरली ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज हो रही है यहाँ पर, कि हमें शिफ्ट देखने मिल रहा है बेरिश साइड पर, एटलीस्ट छोटे एक्सचेंजेस पर, और बायबिट पर भी जो लॉन्ग्स का रेशियो है वो कल के मुकाबले कम हो चुका है। तो फिर क्लियरली मार्केट में थोड़ा सा बेरिश साइड पर शिफ्ट देखने मिल रहा है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ज्यादा लोग शॉर्ट ले रहे हैं इसलिए मार्केट तेजी से ऊपर जाने लग जाएगी और उसको उल्टा कर लेगी। यूजुअली ये होता है, पर ऐसा अभी के अभी इंस्टेंटली हमें नहीं देखने मिलेगा। इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती है मार्केट पर, ये हमें डिस्कस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं किस तरीके से एनालिसिस करता हूँ, यहाँ पर मैं सारी चीजें एनालाइज करता हूँ, चाहे वो बेरिश साइड पे हो या बुलिश साइड पे हो। मैं सारी जो इंडिकेटर्स हैं या फिर इस तरह की चीजें हैं, जैसे लॉन्ग शॉर्ट रेशियो हो गया, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स हो गया, अब ये चीजें मुझे क्या क्या बताती हैं, ये चीजें मैं एक एक साइड पर रखता हूँ। जैसे क्या क्या चीजें बुलिश है, क्या क्या चीजें बेरिश है, और इन चीजों को मैं एक दूसरे के अगेंस्ट पुट अप करता हूँ, और फिर मैं देखता हूँ कि ये सारी चीजें जो बेरिश साइड के इंडिकेटर्स है और जो बुलिश साइड के इंडिकेटर्स है, मुझे कौन से साइड पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, जो मिलके मुझे एक ऐसी पिक्चर दिखा रहे हैं कि नहीं, ये सारे इंडिकेटर्स मिलके ज्यादा स्ट्रॉन्ग पिक्चर पेंट कर रहे हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा, या बेरिश वाली चीजें ज्यादा स्ट्रॉन्ग पिक्चर पेंट कर रही है प्राइस नीचे जाएगा। इस तरीके से मैं अपनी एनालिसिस करता हूँ, और उसके बाद एक बायस पिक करता हूँ कि मैं कौन सी साइड की तरफ ट्रेड करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं, और अगर आप डेफिनेट्स में बात करते हैं कि ये डेफिनेटली होगा, ऐसा डेफिनेटली होगा, आप इस चैनल से चले जाइए क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे पहले एज अ ट्रेड यही सीखना होता है कि आप डेफिनेट्स में नहीं बात कर सकते। किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है, कोई डेफिनेटली नहीं बोल सकता कि मार्केट कहाँ जाने वाली है। हमेशा आपको परसेंटेजेस में और प्रोबेबिलिटी में ही डील करना पड़ता है। आपको ना, मुझे ना किसी को भी मार्केट में कुछ नहीं पता, इसलिए मैं कह रहा था कि आप हमेशा एक स्टूडेंट रहेंगे मार्केट के लिए। अगर आपको सब कुछ पता हो तो फिर तो सब लोग हमेशा पैसे ही कमाते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। हमेशा प्रोबेबिलिटीज में बात की जाती है ट्रेडिंग करते हुए। तो अगर बिटकॉइन का प्राइस अब नीचे गिरता है, तो फिर हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ज्यादातर लोगों के स्टॉप लॉसेस कहाँ पर प्लेस्ड होंगे, क्योंकि अगर लोग लॉन्ग जा रहे हैं और लोगों की जो स्टॉप लॉसेस है, ऑब्वियसली वो स्टॉप लॉसेस अगर ट्रिगर होती हैं तो प्राइस और ज्यादा नीचे गिरेगा। तो ये जोन्स होंगे जहां पर हमें ज्यादा लिक्विडिटी देखने मिल सकती है। अब बिटकॉइन का प्राइस है 21,700 वाला जो लेवल है, इसके नीचे अगर गिरता है तो मुझे लगता है यहाँ पर काफी स्टॉप लॉसेस होंगी, पर मैं नहीं चाहता, ना आप चाहते हैं, कोई भी इस मार्केट में नहीं चाहता कि बिटकॉइन 24,000 से 21,000 पर गिरे। ये काफी बड़ा ड्रॉप हो जाएगा। पर मार्केट हमारे हिसाब से मूव नहीं करती, हमें क्या चाहिए, वो मार्केट को फर्क नहीं पड़ता। मार्केट लो लिक्विडिटी जोन्स से दूर जाती है और हाई लिक्विडिटी जोन्स की तरफ जाती है। तो इस समय एक ऐसा जोन जहां पर ज्यादा लिक्विडिटी है वो यहीं पर है, और मार्केट वहां पर गिर सकती है। अगर मार्केट उसके नीचे गिर जाती है, तब तो मुझे लगता है बिटकॉइन का प्राइस सीधा $20,000 पर ही गिरेगा। वही है हमारा अगला लेवल, जहां पर हमारे पास अच्छी लिक्विडिटी है। और अगर बिटकॉइन का प्राइस उतना नीचे गिर गया, ये बहुत ही एक्सट्रीम केस है, पर अगर वहां गिर गया तो मुझे नहीं लगता वहां से रिकवर कर पाएगा बिटकॉइन। ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा 24 से 20 पर गिर के फिर रिकवर करना, वो भी एक डाउन ट्रेंड के अंदर। ये तो हो सकता है ऐसा कुछ बन जाए कि 2022 के एंड तक एक पूरा एक्यूमुलेशन जोन बन जाए 20 से 24 हजार के बीच में। ये बहुत ही खराब होगा, ये हमें इसके थ्रू बैठना पड़ेगा। सोचिए अगर ये पूरी एक एक्यूमुलेशन जोन बन जाए और 7-8 महीने और सिर्फ बिटकॉइन का प्राइस यहीं पर इस $4,000 की रेंज में ट्रेड करते रहे, ये नहीं सहा जाएगा किसी से भी। तो मैं होप करता हूँ कि ऐसा तो ना हो। और वैसे अगर आप लोगों को उसी एक्सचेंज पर ट्रेड करना है जहाँ पर मैं ट्रेड करता हूँ, तो फिर आप बायबिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बायबिट पर अगर आप मेरी लिंक का इस्तेमाल करके साइन अप करते हैं तो आपको $4,000 तक का बोनस मिल सकता है, उससे ज़्यादा का बोनस मिल सकता है, पर वो निर्भर करता है आपके डिपॉजिट अमाउंट के ऊपर। तो अगर आपको ये बोनस चाहिए, इससे आप जो भी इस बोनस से आप जो भी ट्रेड करेंगे, जो भी प्रॉफिट्स कमाएंगे, वो आप बाहर अपने बैंक अकाउंट में भी निकाल सकते हैं। तो जरूर इसे चेकआउट कर लीजिएगा। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है बायबिट की, इस लिंक को अगर आप दबाते हैं तो ये पेज आपके लिए खुल जाएगा। इस पेज पर मैंने काफी सारे बायबिट के प्रोडक्ट्स लिखे लिस्ट किए हुए हैं आप लोगों के लिए, और काफी सारे बेनिफिट्स लिस्ट किए हुए हैं कि बायबिट पर आपको
क्या क्या मिलता है। इसके अलावा ये एक वीडियो मैंने बना रखी है 2.5 मिनट की, जो देखकर आप समझ जाएंगे कि आपको अपना बोनस किस तरीके से क्लेम करना है। $4,000 से ज़्यादा तक का जो बोनस है, मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से दिखाता हूँ कि अकाउंट कैसे सेटअप करना है, और 30-40 सेकंड के अंदर अंदर आपको आपका बोनस भी मिल जाएगा। तो ज़रूर इसे चेकआउट कर लीजिएगा। और बाइबिट का इंडिया में इस्तेमाल करते हुए आपको एक वीपीएन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, तो इसका भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। और अगर आपको वो प्लस वीआईपी ज्वाइन करना है तो फिर उसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं। अब अगर बिटकॉइन का प्राइस 21,700 पर गिर जाता है, तो फिर मुझे लगता है जब तक 21,700 के ऊपर है तब तक मार्केट ठीक है, ठीक जोन में है, सेफ एरिया में है। पर फिर भी हमारे जो बुलिश इंडिकेटर्स है वो मार्केट खो देगी। जैसे हमारा 4 घंटे वाला जो इचिमोको क्लाउड है, प्राइस उसके नीचे गिर जाएगा अगर हम 21,700 पर चले जाते हैं। इसके साथ साथ हमारा डेली इचिमोको क्लाउड तो वैसे ही हमारे खिलाफ चल रहा है, बहुत ही बड़ा क्लाउड है। इसके अलावा हमारा डेली ईएमए रिबन जो है वो भी बहुत ही पतला है, इसकी फैलावट बहुत ही कम है। और अगर प्राइस 21,700 पर गिर जाता है तो इसके भी नीचे बिटकॉइन का प्राइस निकल जाएगा। तो ये कुछ चीजें जो हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हमारे जो इंडिकेटर्स है, जो बुलिश इंडिकेटर्स है, वो हम खो देंगे अगर प्राइस वहां गिर जाता है। पर फिर भी ओवरऑल मैं यही कहना चाहता हूँ कि मार्केट इस समय एक इक्विलिब्रियम में है, जहां बुल्स और बेयर्स के पास, दोनों के पास ही प्रॉपर इक्वल मौका है प्राइस को अपनी दिशा में भेजने का। जिसमें ज्यादा दम होगा वो दूसरी एक साइड पर मार्केट को पुश कर देगा। अब इसके अलावा यहाँ पर मुझे फिर भी यही लगता है कि जब तक मार्केट इस सपोर्ट जोन में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी जो येलो रेंज है ये बिटकॉइन के लिए सपोर्ट जोन है। जब तक प्राइस इस रेंज के अंदर चल रहा है, मुझे नहीं लगता है डरने की कोई बात है। और बिटकॉइन एक सपोर्ट जोन में है और एक शॉर्ट से मिड टर्म का अप ट्रेंड चल रहा है, तो फिर मुझे नहीं लगता यहाँ पर बिटकॉइन को ज्यादा दिक्कतें होनी चाहिए ऊपर राइज करने के लिए। और यहाँ पर एक और काफी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ये भी है, जो मैं आपको पहले दिखा रहा था कि बायबिट और एफटीएक्स पर तो ऑलरेडी ज्यादा शॉर्ट्स लिस्ट हो रहे हैं, बाइनेंस पर भी जो शॉर्ट का रेशियो है वो बढ़ता जा रहा है। तो फिर यहाँ पर हमें ये चीज देख के मैं खुश हूँ कि ज्यादा लोग शॉर्ट जा रहे हैं इस मार्केट में इस समय। और ज्यादा लोग शॉर्ट जाते हैं तो ज्यादातर मार्केट उसके उल्टे दिशा में मूव करने लग जाती है। यूजुअली मार्केट इसी तरीके से ऑपरेट करती है, और इसका एक रीजन ये है कि जैसे लोग शॉर्ट जा रहे हैं तो फिर उनकी जो स्टॉप लॉस होगी या फिर जो इनका बिल्कुल लिक्विडेशन प्राइस होगा वो ऊपर की तरफ होगा, और इन्हें अपनी पोजीशन क्लोज करने के लिए लॉन्ग जाना पड़ेगा। तो फिर जो अगर हमने कुछ स्टॉप हंट्स कर दी ऊपर की तरफ, तो फिर इन सभी लोगों की लिक्विडिटी प्राइसेस और इनके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे, जो प्राइस को ऊपर पुश करने में और मदद करेगा। और फिर से मैं एक बार आपको बायबिट के बारे में बता देना चाहता हूँ। बायबिट का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको $4,000 से ज़्यादा तक का बोनस मिलता है। इसका ज़रूर फायदा उठा लीजिए, क्योंकि एक्सचेंजेस आपसे पैसे कमाते हैं, आपके जो एक्सचेंज कमीशन कमाते हैं आपके हर एक ट्रेड पर, और आपका जो डेटा होता है उससे भी इन्हें पैसे मिलते हैं। तो अगर आप अपना डेटा इन्हें दे ही रहे हैं तो इससे कुछ फायदा भी उठा लीजिए, इसका बोनस जरूर क्लेम कर लीजिए। $4,000 तक का आपको बोनस मिल सकता है। जरूर मेरे लिंक का इस्तेमाल कीजिए। वीआईपी ज्वाइन करने के लिए भी स्टेप स्क्रीन पर दिए हुए हैं। तो यही थी आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कोई वीडियो पसंद आई होगी, और मिलते हैं अगली वीडियो में।